हाँ जी, नमस्कार मित्रों। सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और मित्रों, आज का अपना पहला प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, 132वां प्रश्न है। और ये क्या पूछता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, कौन सा है। यानी ये पूछ रहा है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य पूछ रहा है। तो ये प्रिय प्रवास है, साकेत है, कामायनी या फिर याद है वैदेही वनवास। अब देखो, प्रश्न का आंसर तो मुझे पता है कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो भी इसका आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बार तो ये देखते हैं कि ये प्रश्न आया कितनी बार है। देखिएगा साथियों, DSSP PGT 2018 में ये प्रश्न आया है। फिर साथियों 2018 में भी ये प्रश्न आया है। इसके बाद KVS PGT 2018 में प्रश्न आया हुआ है। UGC नवंबर 2017 में फिर ये प्रश्न आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हरियाणा में 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। NVS नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है, केंद्रीय नवोदय विद्यालय का, 2016 में प्रश्न आया हुआ है। UP PGT 2016 में आया, 2004 में आया, 2001 में आया है। और राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। और GIC PGT 2012 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो साथियों कुल मिलाकर ये प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार प्रश्न आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं साथियों। तो इन प्रश्नों को मेरा ये क्लास लेने का उद्देश्य यही है कि जो पिछले एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं उनसे एक बार आप रूबरू हो जाए, एक बार आप रूबरू हो जाए साथियों। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं आंसर की, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो साथियों ये प्रिय प्रवास है। और किसने लिखा ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। आपने नाम सुनाया हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने यह लिखा है साथियों। और ये 1914 में लिखा है। देखो यहाँ पूरा आंसर की बात कर लेते हैं अपन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास 1914 को हिंदी खड़ी बोले का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांग विलाप था। ध्यान रखना, क्या था? ब्रजांग विलाप, यानी ब्रज की अंगनाओं का विलाप था। वैदेही वनवास 1931 ईस्वी श्री हरिओद का महाकाव्य, जबकि साकेत 1931 का, ये 41 का साथियों 1941 में। और मैथिली शरण गुप्त तथा कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, ध्यान रखना कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके साथियों रचिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो अगला अपना प्रश्न आता है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अथवा फिर साथियों बाबू गुलाब राय का। अपन को आंसर देना है। तो साथियों ज्ञान राशि का संचित कोश, ये जो इतनी पंक्ति राखी है, कोश ज्ञान राशि का संचित कोश क्या है? कोश। तो इतना याद रखिए, ये है मेरे हिसाब से साथियों रामचंद्र शुक्ल का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान रखना, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। संचित कोश ध्यान रखना, या फिर आप ज्ञान राशि ध्यान रखना। ये जो शब्द याद रखना कि ज्ञान राशि और संचित कोश जो शब्द है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो आप ये ध्यान रखना कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये जो कहा, ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा साथियों, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान कॉलेज लेक्चर 2015 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए ना, कुछ कवियों की पंक्तियां वो पुनः देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। और यदि गद्य कवियों को या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक महत्व है। यह शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथियों, ध्यान रखना। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साथियों।
अगला हम प्रश्न की बात करते हैं तो 144 34वां प्रश्न है और वो क्या पूछता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। यदि आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो हम निश्चित छाड़ सकते हैं। रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर और वैदेही वनवास, इनका अपन को आंसर देना है 134वां प्रश्न का साथियों। देखिए यहाँ एक रंग में भंग है, भारत भारती है और द्वापर है साथियों। तो देखिए अब भारत भारती के लिए तो इनको जेल हो गई थी साथियों, जो 1912 में प्रकाशित हुई। रंग में भंग बूंदी और चित्तौड़ के राजाओं का वर्णन है और द्वापर भी इनकी रचना है। जो वैदेही वनवास है साथियों, ये किसकी रचना है? वैदेही वनवास रचना है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यह किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है साथियों। वैदेही वनवास है जो किसकी है? वैदेही वनवास जो रचना है यो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा? डी अपना सही आंसर है, क्योंकि डी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है साथियों। तो किसकी है फिर ये है साथियों वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। अब हम बात करते हैं वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रस्य, प्रेमाभू आरिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाभू प्रेषण, प्रेमाभू प्रवाह, चौके चोपदे चुपते चोपते, पद प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिओत सत्सई तथा मर्म रहस्य, मर्म ईश्वर आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की प्रमुख रचना है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, जनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक तथा पंचवटी ये आदि मैथिली शरण गुप्त की रचना है साथियों। मेरा तो मानना है साथियों कम से कम आपको सन याद नहीं हो तो रचना तो आपको निश्चित याद होना अति आवश्यक साथियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की अपन, जो GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ है। यदि द्विवेदी जी ने उठे खड़े होते तो यदि द्विवेदी ने उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, इसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का था, गणपति चंद्र गुप्त का है साथियों। अपन बात करें 135वां प्रश्न की, अपन बात करें इसका आंसर क्या है तो ये साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आंसर है। कथन है कि यदि द्विवेदी ने उठ खड़े होते तो अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती, इसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यानी कि जो अपन जो वर्तमान व्याकरण पढ़ते हैं साथियों, इसको व्यवस्थित और सुसंगत करने का जो प्रयास किया वो किसने किया? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया साथियों, इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। ठीक है साथियों, अपन मैंने आपको ये बताई दिया। हाँ, आगे हम बात करते हैं साथियों, प्रवक्ता परीक्षा 2017 में भी ये प्रश्न आया हुआ। सच्चा प्रेमी वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक साथियों। एक बार पुनः सुनिएगा। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियाँ किसकी है? अपन करें 136वां प्रश्न की बात तो प्रिय साथियों ये पंक्तियाँ हैं राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियाँ। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियाँ। तो अपना आंसर क्या होगा? सी अपना सही आंसर होगा। देखिए यहाँ अब और भी इसके बारे में अब और भी पढ़ेंगे साथियों, और भी लिख रखा है। देखिए यहाँ लिख रखा है उसने, सच्चा प्रेमी वह जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। इन पंक्तियों का रचयिता राम नरेश त्रिपाठी है। अन्य लेखकों की पंक्तियाँ इस प्रकार है। चाह नहीं सम्राटों के शे पर हरि में डाला जाहूँ, चाह नहीं में अंगना के बालों में गूथा जाहूँ,
हे माली तोड़ मुझे फेंक देना उस पथ पर जहाँ निकले मातृभूमि पर प्राण निछावर से। ऐसा कुछ कहा साथियों, ये कहा माखनलाल चतुर्वेदी की है। हाँ, फूल की चाह, उस कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बाल शर्मा नवीन की है साथियों। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, ये श्रीधर पाठक की रचना है। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न आता है जीडी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की विधा है, गद्य पद्य चंपू इनमें से कोई नहीं। कौन सी साथियों? वे यशोधरा की है, पद है, आपको पता ही होगा साथियों, प्रश्न नंबर 137 है, तो इसका क्या होगा? चंपू है साथियों, इसने चंपू माना है। क्या माना है? ध्यान रखना, यशोधरा है वो चंपू काव्य है। क्या है? और चंपू काव्य किसे कहते हैं साथियों? जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित हो उसको चंपू काव्य कहा जाता है साथियों। ध्यान रखना, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा चंपू विधा का काव्य है। मैथिली शरण गुप्त के प्रमुख, पहले याद रखना, ये जो है नी यशोधरा, ये गद्य, ये चंपू काव्य साथियों। ध्यान रखना कौन सा काव्य है? ये चंपू काव्य है। और चंपू काव्य उसे कहा जाता है जिसमें गद्य और पद दोनों ही मिश्रण, दोनों विधा का मिश्रण हो, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। अन्य इनकी रचना की बात करते हो, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, विकट भट्ट है, गुरुकुल है, झंकार है, द्वापर है, सिद्धराज है, पंचवटी है, वैतालिक है, विष्णु प्रिया, भारत भारती, साकेत और किसान इनकी अन्य रचनाएं साथियों। आगे हम बात करते हैं जकी उपनाम से, जिसे तखलुम से कौन प्रसिद्ध कवि उर्दू में गज़लें लिखते थे? जकी नाम भी मिलता है एक कवि का, उर्दू में जो रचना करते थे, तो उर्दू में वह जकी नाम से रचना करते थे साथियों। तो इनका उपनाम किसका था? श्रीधर पाठक का था, या फिर जगन्नाथ रत्नाकर का, गणेश शरण सिंह का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत का? जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत। तो यहाँ पर साथियों इनका आचरण है, यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 38 बी, अब देखो इसका आंसर देखते हैं साथियों। बी, जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में रचना लिखते थे। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी और लकशाही वीरा अष्टक इनकी प्रमुख रचनाएं साथियों। तो ध्यान रखना, जकी उपनाम से उर्दू में जो रचना लिखते थे वह कौन लिखते थे? वो लिखते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आता है 129वां, और बिल्कुल क्या पूछता है, ध्यान से देखिएगा। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है द्विवेदी काल में। यानी कि पहला आता है अपने पास भारतेंदु हरिश्चंद्र काल, फिर आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी काल। तो उस काल में इन चारों रचना में से कौन सी रचना ऐसी है प्रिय साथियों जो क्या नहीं है? महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ प्रिय प्रवास, साकेत अथवा रामचरित चिंतामणि। इसका हमें आंसर देना है। प्रश्न नंबर 129वां है अपना, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो अपना आंसर होगा जयद्रथ महाकाव्य नहीं है। बाकी आपको ध्यान रखना है, प्रिय प्रवास महाकाव्य, साकेत महाकाव्य है, और साथ ही साथ रामचरित चिंतामणि क्या है साथियों? महाकाव्य है। केवल अपना यहाँ है जो जयद्रथ ये महाकाव्य नहीं है साथियों, अपन को ध्यान रखना है। द्विवेदी युगीन रचनाओं में जयद्रथ महाकाव्य नहीं, ये खंड काव्य है। ध्यान रखना कौन सा काव्य है? ये खंड काव्य है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। कौन है इसके रचयिता? मैथिली शरण गुप्त है। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है तथा प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपको एक उत्तर याद रखना है कि जयद्रथ एक खंड काव्य है, न कि महाकाव्य है। आगे प्रश्न आता है अपना नंबर 140वां। उठ जाग मुसाफिर बोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है,
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ऐसे आगे कुछ इसकी पंक्तियां हैं शायद। हाँ, किस अवधि सम्राट कवि की ये रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, बंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक या आदम गोंडवी, किसकी रचना है साथियों? तो यहाँ पर अपना क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न है जीडी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है कि उठ जाग मुसाफिर बोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। तो हमें भी साथियों अब जागना है, अब सोना नहीं है। यदि अब तक सो रहे हैं तो हम जाग जाएं। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा बंशीधर शुक्ल, अपना सही आंसर होगा। प्रिय साथियों, क्या होगा? बंशीधर शुक्ल अपना सही आंसर होगा, यानी बी। उठ जाग मुसाफिर बोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है, ये पंक्ति अवधि सम्राट कवि बंशीधर शुक्ल की रचना है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, जैसी कालजी रचना का सर्जन करने वाले बंशीधर शुक्ल ही है साथियों। 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विविध युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं है। द्विविध युग में इसमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। कौन सी नीति? तो साथियों, मेरे अनुसार तो इसमें कल्पना का अतिरेक, अतिरेक का मतलब ज़्यादा, यहाँ पर कल्पना का ज़्यादा समावेश नहीं किया गया है। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं, ए इसका सही आंसर है। कल्पना का अतिरेक द्विविध युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता और नीति और आदर्श का चित्रण द्विविध युग की कविता है साथियों। याद रखना, इसमें जो अधिकांश काव्य लिखा गया वो क्या लिखा गया? खंड काव्य लिखा गया। द्विविध युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को अपन को बताना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक 2018 की भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है। द्विविध युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव था? बिल्कुल नहीं था। द्विविध युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता थी? बिल्कुल थी। द्विविध युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार था? विस्तार हुआ? बिल्कुल हुआ। द्विविध युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या डी आना चाहिए था, फिर भी देखते हैं क्या इसका आंसर निकलता है साथियों। देखिए, अपना आंसर की बात करते हैं। अभाव था, यही गलत है। द्विविध युगीन कविता में राष्ट्रीय का अभाव था, यहाँ ये गलत पूछ रहा है साथियों, तो अपन को गलत आंसर यही अपना है। अभाव था, नहीं था। अभाव था, ये अभाव कह रहा है, तो इसमें अभाव नहीं था। बाकी और भी सही है, ये प्रश्न गलत है। यानी द्विविध युगीन कविता के संदर्भ में द्विविध युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये कथन क्या है? गलत है। द्विविध युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है और द्विविध युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ। द्विविध युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ। द्विविध युगीन कविता में के संदर्भ में ये सभी कथन क्या है? सही है। पहला कथन ही क्या था? गलत था। प्रश्न नंबर अपना आता है साथियों 143 क्या? डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजव्रतिका और श्याम शतक। अपन प्रश्न उत्तर की बात करते हैं साथियों, यह उद्धव शतक इनका है। क्या है? ए। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज काव्य है, ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक 1970 में है प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य प्रकृति काव्य पुरुष है, जिसकी रचना 1955 खड़ी बोली में हुई। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्ना की भी मिलती हैं। बिल्कुल साथियों, मैं यही सोच रहा था, उद्धव शतक जो रचना है वो तो किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल कैसे बता रहे हैं साथियों? ध्यान रखना, रीतिकाल को कलाकाल, रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा साथियों। तो ये भी ध्यान रखना, उद्धव शतक जो रचना है वो डॉक्टर रसाल की भी है और ये डॉक्टर जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी है। दोनों की ये रचना है उद्धव शतक, ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। प्रश्न नंबर अपना आता है 144वां। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने और रामचरित्र उपाध्याय ने साथियों। तो यहाँ पर पहली बात तो हम आंसर देखते हैं, ये आंसर है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने
धाराधर धावन, ध्यान रखना, धाराधर धावन, क्या धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के जो मेघदूत का अत्यंत सरस जो पद्यबद्ध अनुवाद किया वो किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। ये प्रश्न आया साथियों हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2007 में आया। अब देखिए, कालिदास शीर्षक से कालिदास के धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरल पदबद्ध अनुवाद ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमल ताज। साथियों अगला जो प्रश्न है 145वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या है 145वां प्रश्न है। ये आया हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके है? साथियों इसका आपको आंसर देना है। ये पहली बात है साथियों, ये आपको आंसर याद करना है। ये जो उत्तर दिया ये महावीर प्रसाद, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता क्या है? शायद क्या है? शायद साथियों आपके पाठ्यक्रम में ये है कविता क्या है, या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक है कविता क्या है, तो उससे ये लिया गया है। साथियों ध्यान रखें, कविता प्रभावशाली रचना है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती। ये काव्य के संबंध में ये विचार किसके? तो ये किसके है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के है। साथियों ये विचार आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन में आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। किसको बताया साथियों इन्होंने? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी आंसर दे रखा साथियों इसने, तो इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी माने। ध्यान रखना क्या दे रखा है? 45 में ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको ध्यान रखना, कविता क्या? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इसका आंसर है साथियों ए महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी मानना है, शुक्ल नहीं मानना है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो ए ही दे रखा है। अगला प्रश्न है अपने पास आता है, यह आया हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में। क्या है? इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिलीशरण गुप्त का काव्य नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर और मानसी। कौन सा नहीं होगा साथियों? आपके अंदाज से बताइएगा। मेरे अंदाज से मैंने इसका आंसर नहीं देखा, मैं तो मान से लगाता हूँ। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर की हम बात कर दें तो अपने इसका आंसर साथियों मानसी ही सही है। ये मानसी रचना शायद किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा साथियों। इसकी 4 रचना मिलती है, 4 रचना से ज़्यादा नहीं मिलती है, तो ये उनकी रचना है। हाँ बिल्कुल सीधा सा श्रीधर पाठक है या ऐसा छोटा सा नाम है उनका, अभी आएगा। मानसी मैथिली गुप्त काव्य नहीं है। मानसी रामनरेश त्रिपाठी, देख आया ना सर। इनकी 4 रचना मिलती है, पथिक, मानसी, स्वप्ने और ऐसा। ये मुझे पता था लेकिन नाम नहीं आ रहा था। देखिए मानसी मैथिलीशरण गुप्त का काव्य नहीं है। मानसी काव्य के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी है। रामनरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य है मिलन, पथिक, स्वप्ने और मानसी। मिलन, पथिक, स्वप्ने और मानसी साथियों, ऐसे मैंने इसको याद रखा था। जबकि द्वापर और जय भारत विष्णुप्रिया काव्य के लेखक मैथिलीशरण गुप्त है। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है साथियों। अब देखिए अगला, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए यह संभाव्य है। ये किस कवि ने कहा? मैथिलीशरण गुप्त ने, दिनकर ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हरिहोद ने? आपका आप भी उत्तर दीजिए साथियों, आप भी सोचिए किसने कहा। ये कहा हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा काव्य स्वयं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई उसे पढ़कर यदि कवि बन जाए मेरे हिसाब से तो ये सहज संभाव्य, ये बिल्कुल संभाव्य है। ध्यान रखना, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। तो अपना यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी जो आंसर होगा क्या होगा? मैथिलीशरण गुप्त अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न एक बार यहाँ देखते हैं, उपयुक्त पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों का विवरण इस प्रकार है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य मैथिलीशरण गुप्त है।
श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकुलाते हैं, दिनकर का है। श्वानों को मिलता है दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, ये दिनकर का काव्य है। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बेल राजा है महाराज, ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। दिवस का अवसान समीपता गगनता कुछ लोही तो चला, और तरु शिकाप्रति मालती वल्लभी कुल वल्लभ की प्रभा। साथियों ये हरिओत का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। 148 की बात करते हैं साथियों, ये DSSS-B PGT 2018 में प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? किसमें हुई साथियों? गुरुकुल में, साकेत में, रंग में भंग या पंचवटी में? तो उर्मिला को मेरा मानना है कि साथियों ये क्या हो, साकेत में हुई होगी। इसमें साकेत में, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या है? डी, बिल्कुल सही है साथियों, साकेत में हुई। एक प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार पुनः आप, प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? उर्मिला काव्य की उपेक्षिता यानी उर्मिला को काव्य में स्थान नहीं मिल पाए, तो ये है साथियों साकेत। क्या है? साकेत। साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता नहीं रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग आदि रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न अपना आता है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभी इसके पहले प्रश्न आया था साथियों, किसी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहा था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। डी अपना सही आंसर होगा कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो साथियों यहाँ होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अपना सही आंसर होगा। अब देखिए, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। 150 प्रश्न देखिए, एकांतवासी योग किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अथवा साथियों मैथिली शरण गुप्त की। साथियों तो यहाँ पर जो रचना होगी साथियों, एकांतवासी योगी, ये श्रीधर पाठक की रचना है। आपको ध्यान रखना है, एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की। एकांतवासी योग किसकी है? श्रीधर पाठक की। एकांतवासी योग किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है। साथियों आपको ध्यान रखना है, एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है, और यह गोल्ड स्मिथ की कृति हरमीट का क्या है? अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इसकी मौलिक एवं अनुवादित रचना इस प्रकार है, गडरिये एवं दार्शनिक, एकांतवासी योग, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु श्रृंगार। यह तो अनुदित रचना है, और यह है साथियों मौलिक। अनुदित का मतलब अनुवाद किया है दूसरे की रचनाओं का, और ये इसकी मौलिक रचना है। वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धनंजय विजय और सांदे अटन और गणवत हेमंत, ये इनकी क्या है? मौलिक रचना है। साथियों द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी अथवा इलाहाबाद। समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था साथियों? ध्यान रखना, समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। पहली बात है, समस्या पूर्ति क्या होता था? तो समस्या पूर्ति वह है साथियों, कोई भी समस्या का तुरंत हल कर देना, वही समस्या पूर्ति है। तो इसका केंद्र कौन था? तो इसका केंद्र से साथियों कानपुर इसका केंद्र था। और किस युग की विशेषता है समस्या पूर्ति? तो ध्यान रखना, द्विवेदी युग की विशेषता है क्या? समस्या पूर्ति। साथियों ध्यान रखें, एग्जाम में आ सकता है। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रार्थना देने की वकालत। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, काव्य कुसुम, काव्य कुंज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और कान्य कुब्जा, वली व्रतम आदि है साथियों इनकी रचना। अगला है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो साथियों कवि सम्राट की उपाधि दी गई, प्रश्न आया अपने DSSS-B PGT में आया है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनको साथियों किसकी कवि सम्राट की उपाधि दी गई है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह को आधुनिक भारत का सूरदास कहा है, ये भी ध्यान रखना।
अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक भारत का सूरदास भी कहा जाता है, और ये किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय को आधुनिक भारत का क्या? सूरदास। अयोध्या सिंह कृत प्रियप्रकाश को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथियों ध्यान रखना। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी पढ़ा है साथियों अपने, श्रीधर पाठक ने किया। किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। और ये प्रश्न है DSS PGD 2018 में ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? गोल्ड स्मिथ करते एक तो क्या हर्मिट है, और एक क्या है? डेजर्ट विलेज है। तो डेजर्ट विलेज का विलेज का अर्थ तो उजड़ ग्राम है, और हर्मिट का भी साथियों कोई नाम है, इसने दे रखा होगा, यहाँ पढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। हर्मिट का एकांतवासी योगी तथा डेजर्ट विलेज का उजड़ ग्राम। तो ध्यान दीजिए, हर्मिट का है एकांतवासी योगी है, और डेजर्ट विलेज का है साथियों उजड़ ग्राम है। अनुवाद के एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल शैली में की, और पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है एकांतवासी योगी। हिंदी में स्वच्छंदवास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, रामकृष्ण दास ने, यानी नंदुलारे बाजपेयी ने। स्वच्छंदता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदी में बता रहे साथियों। तो यहाँ है मुकुटधर पांडे ने। ध्यान रखना, हिंदी में सर्वप्रथम स्वच्छंदता के शब्द का जो प्रयोग किया वो मुकुटधर पांडे ने किया। हिंदी में स्वच्छंदता का सर्वप्रथम प्रयोग किया वह किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया। साथियों ध्यान रखना, स्वच्छंदता का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया तो वह किया मुकुटधर पांडे ने। याद रखना, स्वच्छंदता और मुकुटधर पांडे आपको याद रखना है। देखिए, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है, और मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज छोटे थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता था। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, ध्यान रखना, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे दोनों आपस में क्या थे? दोनों आपस में भाई भाई थे। अगला प्रश्न अपना आता है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मैंने मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने, माखल माथला चतुर्दिन, रामसारी दिनकर ने, अथवा हरिओद ने? तो यहाँ पर अपना प्रश्न होगा साथियों, मैथिली शरण गुप्त ने सगुण सर्वेश की मूर्ति कहा। ये पूरी पंक्तियाँ मुझे याद नहीं आ रही साथियों, मैं आपको बताता। अब देखो यहाँ आगे शायद आएगी, हाँ आएगी साथियों। हाँ, साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण सर्वेश की तरह कहकर इसकी वंदना की है। कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भूमि कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ध्यान रखना किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न अपना आता है साथियों, राजस्थान कॉलेज लेक्चर एग्जाम भर्ती परीक्षा सेकंड 2014 में प्रश्न आया हुआ है, बहुत कठिन है मेरे हिसाब से। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है साथियों? इसका हमें आंसर देना है। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत या यशोधरा, भारत भारती, विष्णुप्रिया, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया। यहाँ पर अपना जो आंसर है साथियों याद रखना, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये अपना सही आंसर है। अब इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, इसमें दे रखा होगा, ये दे रखा साथियों इसका प्रकाशन वर्ष। भारत भारती भाषा याद रखना 1912 में है, फिर साकेत 31 में, यशोधरा 32 में, और विष्णुप्रिया क्या है? 57 में। तो याद रखना, भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, और विष्णुप्रिया साथियों 1957 में प्रकाशित हुई। और ये सभी रचना किसकी? ये सभी रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह में कौन सा कथन सही नहीं है? यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, मेरे हिसाब से तो यही गलत है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविता संकलित है, बांग्ला और संस्कृत कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ये 10 खंडों में प्रकाशित है। शायद देखो क्या आंसर हो सकता है। अपन बात कर रहे हैं 57 के साथियों।
हाँ साथियों, तो यही मैंने सब जब सेकंड ग्रेड का मैंने तैयारी की साथियों, तो इनको मैंने बहुत पढ़ा। उस समय किताबें थी साथियों, तो कई कवि पढ़ रहे के लगभग भी साथियों 131 से 132 कवि थे साथियों। तो यही गलत है साथियों। कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है, 10 खंडों में नहीं है साथियों। कौन? कविता कौमुदी। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। रामनेश त्रिपाठी द्वारा संपादित कविता संग्रह संबंधी एक गलत कथन है। ये 8 खंडों में संकलित है। ध्यान रखना, कितने खंडों में संकलित है? ये 8 खंडों में संकलित है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह, जिन्हें त्रिपाठी जी 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में जाकर घूमकर संग्रहित किया, जिसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत और आदि गीत इसमें क्या है? संकलित है साथियों। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न आता है अपना, ये आता है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 का प्रश्न है, जो KVS 2018 में भी आया है। क्या पूछ रहा है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बाबू गुलाब राय का। हम डायरेक्ट उत्तर देखते हैं साथियों, तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने क्या कहा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पर कविता हम लिख सकते हैं, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत हम मनुष्य पर हम कविता लिख सकते हैं, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत तक जल पर हम लिख सकते हैं, और अनंत आकाश से अनंत पृथ्वी तक हम कविता लिख सकते हैं। बस हमारी अंदर से, और अनंत पर्वत सभी पर हम कविता लिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें लिखने की प्रवृत्ति अपनी जागृत हो, लिखने की इच्छा जागृत हो। तो ये शब्द कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा साथियों, यानी कि ए अपना सही है। हाँ, हो सकता उक्त कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। भारत भारती की रचना का उद्देश्य था। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 में प्रश्न आया हुआ है। क्या था? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक बनाना, भविष्य का निर्माण करना, इनमें से सभी साथियों। तो मेरे पास सभी हो सकता है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर 59 की बात कर रहे हैं साथियों, तो मेरे हिसाब से सभी हो सकता है। बाकी इसमें हम देखते हैं। डी बिल्कुल सही है साथियों। भारत भारती रचना का उद्देश्य इस प्रकार है: अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक बनाना। ये अपने जीवन पर भी, अपने पूरे जीवन लाइफ है साथियों, बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमें अतीत से प्रेरणा लेना चाहिए और वर्तमान को सार्थक बनाना चाहिए, और ऐसा है कि हमेशा कार्य करें कि हमें भविष्य का निर्माण हो सके। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुस देशहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी, पर इन्होंने भारत भारती लिखी, जिनके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा साथियों। 60वां प्रश्न आता है अपना, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान कॉलेज लेक्चर में एग्जाम में प्रश्न आया है कि हरिओत कृत महाकाव्य का नाम लिखिए, जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चौके चौपदे, चुकते चौपते, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या उद्धव शतक। उद्धव शतक तो इनका है नहीं, प्रिय प्रवास इनका है, वैदेही वनवास इनका है, चौके चौपदे भी शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, शायद इनका नहीं है, शायद ये इनका ही होगा। हम देखते हैं, इनका देखना है जिसमें संस्कृत छंदों का भी प्रयोग हुआ है साथी। तो ये है प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य है। अब देखिए इनका देखते हैं। हरिओत कर प्रिय प्रवास में संस्कृत छंदों का प्रयोग है। प्रिय प्रवास 1914 में 27 सर्ग है, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिओत ने परिजात प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें 15 सर्ग है। इसमें आध्यात्मिक धार्मिक विषय का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम व्रजांगना विलाप था साथियों। ध्यान रखना, कभी एग्जाम आ जाए कि प्रिय प्रवास पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता व्रजांग विलाप से। अपना प्रश्न साथियों देखिएगा, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिलती है? तो वह आप पटाए साथियों, मैथिली शरण गुप्त है। कौन है राष्ट्र कवि? किसे कहा है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। गुप्त की रचना है रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, किसान, विकट भट्ट है, गुरुकुल है, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक और पंचवटी इनकी प्रमुख रचना है। अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, द्विवेदी को जागरण काल किसने, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? हानि पुनर्जागरण काल किसने कहा? द्विवेदी युग को साथियों। प्रश्न अपना 62वां प्रश्न है। तो यहाँ साथियों इसका आंसर लिखेंगे अपन, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा। किसने? डॉक्टर नगेंद्र। अपना आंसर क्या होगा? बी अपना
सही आंसर होगा प्रिय साथियों। द्विवेदी को डॉक्टर ने कहना जागरण सुधार काल कहा, ने जागरण काल ही है, ने जागरण सुधार काल आना चाहिए, जागरण सुधार काल कहा, जिसकी समावधि 1900 से लेकर 1918 तक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समावधि 1893 से 1918 तक मानी है। प्रश्न में जागरण काल दिया गया है जो असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है साथियों। यह क्या आएगा, जागरण सुधार काल आएगा। अंतिम प्रश्न है अपना 63वां, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आया TGT 2000 मेल 2018 में आया है और MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न आया हुआ। दिवस का अवसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिका पर थी अब राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा साथियों। तो यहाँ किसके है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का, श्याम नारायण पांडे का, मैथिली शरण गुप्त का था, तो श्रीधर पाठक का। अभी इसके पहले पढ़ा था, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का साथियों। तो दिवस का अवसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला, तरु शिका पर अब थी राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का है साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों, आज की अपनी क्लास एक खत्म हो चुकी है। कल पुनः अपनी क्लास लेकर आएंगे, अगली क्लास लेकर आएंगे। इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रहिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ साथ लाइक और कमेंट करिएगा। और साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपने पूरा क्लास देखी होगी, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि इसमें बेहतर रूप से जानकर मैं पुराने पेपरों का रिवीजन करा रहा हूं ताकि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आते हैं। ठीक है प्रिय साथियों, कल फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथी।